फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है श्वसन, रेस्पिरेशन। अगर आप एनसीईआरटी बुक यूज करते हो तो आपको ये चैप्टर 6 में मिलेगा। जो चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम, उसी का ये दूसरा पार्ट है। जो चैप्टर 6 में जैव प्रक्रम आपको पढ़ना है ना, तो जैव प्रक्रम का ही ये क्या है, दूसरा पार्ट है। जैव प्रक्रम इसी का ये दूसरा पार्ट है। तो जैव प्रक्रम का पहला पार्ट कौन था सर? तो पहला पार्ट आपका था पोषण, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोषण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग श्वसन पढ़ने जा रहे हैं। तो श्वसन होता क्या, पहले ये समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हम इतना सारा टॉपिक यहाँ पर पढ़ दिए हैं। अगर ये सब लगभग यहाँ पर 10 टॉपिक है, अगर ये 10 टॉपिक आप ध्यान से सुन लेते हो तो हम गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छोड़ोगे। ये 10 क्वेश्चन तो बताएंगे, साथ में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आपको क्या हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो एग्जाम में आते रहता है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का हम स्पेशल अलग वीडियो बना चुके हैं, आप वहां से इसका नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का अलग वीडियो बना चुके हैं। हम बस आज रिविजन करने जा रहे हैं। श्वसन का पहले ही वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, बस आज हम रिवीजन करेंगे और एक ही शॉर्ट में आपको पूरा श्वसन बता देंगे और याद भी करवा देंगे। बस आपको करना क्या है कि ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन किसको बोलते हैं। श्वसन, श्वसन होता क्या है? तो श्वसन जब भी पूछे तो बोलना है आपको क्या कि सर श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। क्या है? श्वसन वो सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आया समझे? श्वसन क्या है? तो सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। आया समझे ना? श्वसन क्या है? तो श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अब ये श्वसन होते हैं कितने प्रकार के? तो श्वसन आपको होता है 2 प्रकार का। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक है वो हम लोग बोलते हैं क्या, तो एक को बोलते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय, या इसी का एक और नाम है अनॉक्सी। क्लियर? दूसरा है आपका वायवीय और इसी का एक और नाम है ऑक्सी। चलिए, तो श्वसन श्वसन का 2 प्रकार है, एक अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। इसी को अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं और कहीं कहीं इसको ऑक्सी श्वसन भी लिखा रहता है। तो चलिए, अब अवायवीय श्वसन होता क्या है? तो अवायवीय श्वसन उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आया समझे ना? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। याद हो गया? या नाम से देखिए, अवायवीय, अवायवीय मतलब नहीं वायवीय, वायु इसमें यूज नहीं होगा। आया समझे ना? ठीक है, यहाँ देखिए अनऑक्सी, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का यूज यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो श्वसन का वह प्रकार जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। ये श्वसन का प्रथम चरण है। ध्यान से देखिए, हम क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं। ये श्वसन का क्या है? प्रथम चरण है। ठीक है, ये कहां पर होता है? तो ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में। कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विकिरण होता है। ग्लूकोज जो हम लोग में भोजन होता है ना, ग्लूकोज, उसका क्या होता है? आंशिक विखंडन। ग्लूकोज का आंशिक मतलब पूरा तरह से टूटता नहीं है। आया समझे ना? तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होगा तो ऊर्जा इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? बताइए। जब कम टूट रहा है तो ऊर्जा भी कम ही तो निकलेगा ना, तो ऊर्जा कम उत्पन्न होता है। आ रहा समझे? ऊर्जा क्या होता है? कम उत्पन्न होता है। और क्या? तो इसमें क्या बनता है? इसमें आपको बनेगा पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट। और क्या बनेगा? इथेनॉल या लैक्टिकम। आया समझ कि नहीं आया? तो ये था आपका अवायवीय श्वसन। अब हम लोग वायवीय श्वसन पढ़ेंगे। तो वायवीय श्वसन किसको बोलते हैं? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की क्या उपस्थिति में होगा, उसको क्या बनेंगे वायवीय श्वसन। आया, मतलब जस्ट इसका उल्टा इसमें चल रहा है। ये प्रथम चरण है, तो ये कौन सा चरण है, द्वितीय चरण। ये कौन सा चरण है, द्वितीय चरण। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि वायवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आया समझ में। अगला, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा। ठीक है, अगला, इसमें ऊर्जा कम होता है, तो इसमें ऊर्जा अधिक उत्पादित होगा, अधिक बनेगा। और अगला, इसमें पाइरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनता है, तो इसमें क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। तो यहां देखिए एक साथ अब क्या क्या सीखे। अगर तो पूछेगा बताइए श्वसन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। आपको लिखना है कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कंप्लीट। ये दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन किसको होता है, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, और ये कहां पर, ये प्रथम चरण है, श्वसन का प्रथम चरण है, कोशिका द्रव्य में होता है, ग्लूकोज का इसमें आंशिक विखंडन होता है, इससे ऊर्जा का कम उत्पादन होता है, कम उत्पन्न होता है, और इसमें क्या बनता है, पाइरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। तो वायवीय श्वसन क्या क्या पढ़े, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये श्वसन का द्वितीय चरण है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें और ये ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, मतलब पूरी तरह से इसमें ग्लूकोज टूट जाता है, तो इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इसका उत्पाद क्या, मतलब इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछेगा बताइए अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, तो आप इसको इस तरह से करके ऐसे घेर दीजिएगा, अवायवीय वायवीय श्वसन में अंतर आपको मिल गया, मिला ना। तो एक साथ कितना क्वेश्चन हो गया, समझ आया, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सा क्लियर हो गया कि कहां पर होता है अवायवीय श्वसन, कहां होता है वायवीय श्वसन। ये था आपका श्वसन और श्वसन के प्रकार। अब हम लोग अगला टॉपिक है जो पौधों में श्वसन, वहां पर चलते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, कहां से होता है, ठीक ना। तो पौधों में श्वसन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, या पौधों में श्वसन कैसे होता है, सब यही होगा, ठीक ना। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। अब पहले एक चीज यहाँ पर आ रहा है श्वसन गैस, तो श्वसन गैस किसको बोलते हैं, कोई कुछ जगह बताइए श्वसन गैस किसको बोलते हैं, तो श्वसन गैस बोलते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, क्योंकि श्वसन में ये दोनों गैस का यूज होता है ना, नहीं। तो श्वसन गैस किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है। तो पौधों में ये दोनों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये हमको अभी सीखना है। तो देखिए पौधों में जो श्वसन होता है ना, वो एक भाग से नहीं होता है। जैसे जंतुओं में एक विशेष अंग होता है श्वसन करने के लिए, जो जंतु है उसमें श्वसन करने के लिए क्या होता है, एक विशेष अंग होता है, लेकिन पौधों में कोई विशेष अंग नहीं होता है। पौधों में अनेक भागों में श्वसन होता है। क्या पता चला, पौधों के डिफरेंट भाग, अलग अलग भाग में अलग अलग श्वसन होता है। आया समझे, पौधों के अलग अलग भागों में अलग अलग श्वसन होता है, मतलब पौधों के अनेक भागों में श्वसन होता है। पहला पॉइंट ये समझे कि पौधों के अनेक भागों में श्वसन होता है। नहीं, इसमें और क्या सीखें, इसमें श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। कोई विशेष अंग होता है क्या, उस विशेष अंग या अंग तंत्र नहीं होता, इसमें श्वसन के कोई विशेष अंग नहीं होता। श्वसन अनेक भागों से होता है, जैसे जड़ में, जड़ भी अपना श्वसन करता है, तना भी करता है, ठीक ना। पतियों में जो स्टोमाटा होता है ना, जो महीन छिद्र होता है, तो उसके द्वारा भी होता है श्वसन। मतलब जो छाल होता है उसके ऊपर भी महीन छिद्र होता है, वहां भी स्टोमाटा देखने को मिल जाएगा, वहां से भी इसमें श्वसन होता है। और श्वसन किस क्रिया द्वारा इसमें होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। आया समझ ना। तो श्वसन पौधों में कैसे होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है, पौधे के अनेक भागों में। आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। तो आप ये सोच के बताइए कि पौधों में श्वसन अलग अलग भाग में अलग अलग हो रहा है, तो क्या श्वसन गैस उसमें परिवहन होता होगा, श्वसन गैस पूरे शरीर में दौड़ता होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग में श्वसन का एक विशेष अंग है, ये हमारा श्वसन तंत्र है ना, और क्या हम लोग इससे सांस लेते हैं क्या, या शरीर के डिफरेंट अंग से सांस लेते हैं हम लोग, नहीं। तो हम लोग श्वसन जो करते हैं तो वो फेफड़ा में गैस आ जाता है, ऑक्सीजन गैस। अब फेफड़ा से क्या होता है, हमको तो ऑक्सीजन पूरे शरीर को चाहिए,
तो जब पूरे शरीर को चाहिए तो फेफड़ा से ऑक्सीजन पूरे शरीर में दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो जंतुओं में श्वसन गैस का क्या होता है, परिवहन होता है, लेकिन पौधों में श्वसन गैस का परिवहन, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। आया समझ में? पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। आया ना? अब पूछेगा क्यों नहीं होता है सर, तो क्योंकि पौधे के ये डिफरेंट पार्ट जो है, पौधे के जो विभिन्न भाग है अपना अलग अलग शोषण कर लेते हैं, तो उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चाहिए उसको पूर्ति हो जाता है, तो वहां ऑक्सीजन का परिवहन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। आया समझ में? तो ये था पौधों में श्वसन। क्लियर हुआ? तो जब भी पूछा जाए कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो आपको लिखना क्या है कि पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, पौधों के अनेक भाग अपना अलग अलग श्वसन करते हैं। ठीक है, जैसे पौधों में जड़, तना या जो छाल होता है, ये पत्तियां होता है, उसमें जो महीन चीज होता है जिसको बोलते हैं अस्टोमाटा, उस सब से भी वो लोग क्या करते हैं, श्वसन कर लेते हैं। आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जड़ कैसे श्वसन करता है, तो जड़ जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है, पता कि नहीं? तो जड़ से पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसा स्ट्रक्चर निकल रहता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं, मूल रोम। ठीक है, मूल रोम बोलते हैं। जैसे ऐसा मान लीजिए जड़ है पौधे का, तो इसमें से ऐसा से निकला रहता है, ऐसा महीन बाहर निकला रहता है कि नहीं निकला रहता है इस तरह से। तो ये मिट्टी के अंदर बहुत अंदर तक क्या होता है, फैला हुआ रहता है। अब मिट्टी के कणों के बीच क्या होता है, ऑक्सीजन गैस या बहुत सारा गैस रहता है, पता है कि नहीं? जो मिट्टी भुरभुरा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा गैस उसमें पहले से रहता है, हवा उसमें मौजूद रहता है। तो ये सब जो मिट्टी के कणों के बीच गया हुआ रहता है, वहीं पर से क्या करता है, जो गैस है उसको अवशोषित कर लेता है विषम क्रिया द्वारा। विषम क्रिया द्वारा यहाँ पर से वो गैस ले लेता है, ये श्वसन अपना अलग कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना। तो ये जड़ भी श्वसन करता है। आया समझ नहीं आया? अब क्या है सर, जो पानी में जो पौधा होता है वो, पानी में जो पौधा होता है वो, तो पहले सब जानते हो कि पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, होता ही नहीं होता है? तो पानी में भी तो ऑक्सीजन है, तो पानी में जो ऑक्सीजन है तो क्या करेगा, पौधे जो है पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जल के द्वारा ऑक्सीजन ले लिए और सांस ले लिए। आया समझ ना? अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर पौधे तो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। नहीं, पौधे सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेते हैं। बहुत का ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते समय लेते हैं। आया समझ में ना? जब भोजन उनको बनाना होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं तो सांस के रूप में वो कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि रात में पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? तो पैरों पर बड़का भूत रहता है ना, वही से पैर के नीचे न सोना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं, रात में पैर के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ना कुछ बच्चे बोलेंगे सर रात में हवा चलेगा, दानी टूट जाएगा, टहनी टूट जाएगा, माथा पे गिरेगा, फूट फाट जाएगा, है ना? ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, देखिए मेन रीजन क्या है वो आपको बता रहे हैं। रात में पैर के नीचे सोना आपको इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होता नहीं है। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? नहीं होता है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होगा तब पेड़ पौधे क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ता है, प्रकाश संश्लेषण करता है तब। ऐसा नहीं कि 24 घंटा। पेड़ पौधे कब ऑक्सीजन छोड़ता है, जब रात में, ये दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तब। तो रात में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं रहा है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उल्टा काम करता है, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो जब हम रात को पेड़ के नीचे सोएंगे तो मेरा ऑक्सीजन कौन ले लेगा, पेड़ न ले लेगा, तो हमको ऑक्सीजन मिल पाएगा सही से। तो जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो दम घुटने से हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रात को पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। समझ में आया? आया नहीं आया? लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी पेड़ हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, ठीक ना। और छोटा पौधा भी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, और उसका हम लोग पूजा भी करते हैं। सोचिए कौन है, तुलसी। आया समझे ना? ठीक ना। तो हमारे जो सूर्य के संत ऋषि लोग हैं वो ऐसा परंपरा बना रही है कि पेड़ पौधों को क्या करो, पूजा करो, ठीक ना, ताकि यही बाने लोग पेड़ को काटेंगे नहीं तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। आया समझे? सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, समझ में आ गया? जो पानी में रहता है, जलीय पौधा रहता है, उसको कैसे गैस मिलता पता चल गया ना, वहां भी विषम क्रिया द्वारा होता है। तो पेड़ पौधे में श्वसन कैसा होता पता चल गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक क्वेश्चन और है, जो पानी में जीव जंतु रहता है वो भी श्वसन करता है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए ना। जैसे मछली,
या मेढक या जो भी पानी में रह रहा है वो, और बाहर जो जीव है जैसे हम लोग को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो बताइए सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में कौन है? जलीय जीव जलीय जीव, अरे बता स्थलीय जीव, पता है ना? जलीय जीव जो पानी में रहता है, स्थलीय जीव जो जमीन पे रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन प्राप्त करने की स्थिति में कौन फायदेमंद में है, कौन लाभ में है? इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा कि इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा? आप सोच के बताइए किसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा? इसको मिलेगा? बिल्कुल गलत जवाब, इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि सर जलीय जीव जो है वो ऑक्सीजन लेगा कहां से? पानी से। अब पानी में ऑक्सीजन लिमिटेड है ना जी, निश्चित मात्रा ना है, उसमें क्या पूर्ति होते रहता है क्या? तो पानी में ऑक्सीजन क्या है? लिमिटेड है। लेकिन हम लोग जो स्थलीय जीव है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं किससे? इस पूरे खुले वायुमंडल से। इसमें तो ऑक्सीजन अनलिमिटेड है ना, बहुत सारा ऑक्सीजन है ना, तो हम इसमें ऑक्सीजन क्या आराम से ले सकते हैं। ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? लेकिन जलीय जीव ऑक्सीजन आराम से ले सकते हैं? नहीं। तीसरे आप नोटिस कीजिएगा, मछली सब दिखेगा ना, देखिएगा वो बहुत तेजी से सांस लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन इसमें भी तो ज्यादा चाहिए। जो जलीय जीव है उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको भी तो चाहिए ना जी। लेकिन पानी में उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। तो उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा, तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो क्या तेजी से सांस लेगा तब उसको ऑक्सीजन मिल पाएगा? तीसरे जलीय जीव क्या करते हैं? तेजी से सांस लेते हैं, लेकिन स्थलीय जीव स्लोली सांस लेते हैं। आया समझे? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया भी होगा कि जलीय जीव और स्थलीय जीव में ऑक्सीजन लेने के संदर्भ में, ऑक्सीजन लेने के मामले में कौन फायदेमंद है, कौन फायदेमंद स्थिति में है? तो कौन है? स्थलीय जीव। आए समझे ना? जलीय जीव और स्थलीय जीव के मामले में कौन है जो फायदेमंद स्थिति में रहता है ऑक्सीजन के मामले में? तो स्थलीय जीव। क्यों? क्योंकि स्थलीय जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है जहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन है, लेकिन जलीय जीव कहां से ऑक्सीजन लेता है? तो पानी से, जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। आया समझे ना? इसे इन लोग क्या करते हैं? तेजी से सांस लेते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि जलीय जीव तेजी से सांस लेते हैं, क्यों? इन लोग में सांस लेने की गति तेज होता है। क्यों? क्योंकि इन लोग को ऑक्सीजन क्या होता है? सही से मिल नहीं पाता, तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं? तेजी से सांस लेते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? अब अगला जो टॉपिक हम लोग का कि पौधों और जंतुओं में श्वसन में क्या अंतर है? पौधों और जंतुओं में श्वसन में क्या अंतर है? तो बस अंतर यहीं पर आपको लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है ना? हम अभी आपको दिखाते हैं। पौधों में श्वसन समझ में आ गया आपको ना? पौधों में श्वसन समझ में आया कि नहीं आया? जब आ गया तो अंतर भी आपको समझ में आ ही जाएगा। बस एक सेकेंड, तुरंत हम आते हैं। लीजिए आ गए। एक शब्द लेते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन एक शब्द लेते हैं क्या? जंतुओं में श्वसन। तो पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन में क्या अंतर है? तो पहला, इसका विभिन्न भाग लगा, इसका विभिन्न भाग श्वसन की क्रिया करता है कि नहीं? अलग अलग भाग अलग अलग श्वसन करता है ना? इसमें विभिन्न भाग श्वसन करते हैं। इसमें होता है ऐसा, इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा क्या? जंतुओं में अलग अलग भाग श्वसन करता है। अगर ऐसा रहता तो जो हम लोग को नाक दबा करके सांस रोक करके मारता, हम लोग को जान मारता, तो लोग मरे नहीं करते। क्यों? नाक दबा देता तो हाथ से सांस लेते, दबाओ ना जी, हाथ दबा देता तो पैर से सांस लेते। कितना तुम दबाएगा, है ना? मैं मसाज हो जाता दबाते दबाते, लेकिन मरते नहीं। तो वही बात है, इसमें ऐसा नहीं होता, जंतु में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, इसमें श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसमें कोई विशेष अंग होता है श्वसन के लिए? श्वसन के लिए कोई विशेष अंग या अंग तंत्र नहीं होता है जी। इसमें श्वसन के लिए क्या होता है? विशेष अंग होता है कि नहीं होता है? इसमें विशेष अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र होता है, जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। आया समझ? कोई दिक्कत? इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। इसमें श्वसन गैसों का परिवहन होता है कि नहीं होता है? होता है। इसमें परिवहन होता है। ऐसा मत लिखिएगा, पूरा अच्छा सीखिएगा लाइन में कि श्वसन गैसों का परिवहन होता है। इसमें चौथा पॉइंट लीडिंग है कि पेड़ पौधे में जो श्वसन होता है वो धीमी क्रिया, मतलब धीमे धीमे होता है। इसकी गति क्या होता है? धीमा होता है। ऐसा गति क्या होता है?
तेज होता है। तो अंतर भी समझ में आ गया, पौधों में श्वसन जंतुओं में श्वसन में अंतर समझ आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कीटों में श्वसन। कीटों में श्वसन, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला हम लोग को पढ़ना क्या, कीटों में श्वसन। ठीक ना, तो कीटों में श्वसन कैसे होता है, तो सब लोग अपना अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। ठीक ना, जैसे कीटों में श्वसन कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मछलियों में श्वसन कैसे होता है, पेड़ पौधे में तो पढ़ लिए, हम लोग में श्वसन कैसे होता है। ठीक ना, एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, देखिए ध्यान से, मेढक, पहचानते हो मेढक को, देखे हो मेढक को, चलो ठीक है। ये जो मेढक है ना बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये पता है कैसे सांस लेता है, जब ये छोटा होता है जिसको बोलते हैं टैडपोल, जिसमें ये छोटा होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, टैडपोल, उसमें ये सांस लेता है गलफारा से, जिसको बोलते हैं गिल्स। गिल्स से सांस लेता है। जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा हो जाता है, दो तरीके से सांस लेता है, किससे, तो फेफड़ा से भी और साथ में अपने त्वचा से भी। देखिए ये सांस कितने तरीके से लेता है, आया समझना। जिसमें छोटा सा टैडपोल जिसको बोलते हैं बच्चा रहता है, उसमें गलफारा से लेता है, गिल्स से सांस लेता है। आप देखोगे मेरा जब छोटा था तो मछली की तरह दिखाई देता है, नहीं देखे हो, देख लेना जाकर तालाब में। और फिर जब बड़ा हो जाता है ये दो तरीके से सांस लेता है, फेफड़ा से और त्वचा से। जब ये पानी में होता है तो पानी में तो त्वचा से सांस लेता है, और जब ये पानी के बाहर होता है तो किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। आया समझ में, बहुत ही दिलचस्प चीज है ना मैडम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कीट में पहले श्वसन करेंगे कि कीटों में श्वसन कैसे होता है। तो कीटों में जो श्वसन होता है ना वो होता है ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रैकिया। अब ऐसा ट्रैकिया होता क्या है, कोई मशीन है, कोई पाइप है, क्या है, सही सोच रहे, कुछ पाइप है, मशीन तो है नहीं, पाइप है। ठीक ना, जो मान लीजिए कीट ऐसा हुआ, मान लीजिए फिगर तो उसको बनाएंगे नहीं, कीट का पीछे का शरीर बना रहे हैं, कीट पतंग समझ आता है ना, जैसे टिड्डा, कॉकरोच, ये सब क्या है, कीट पतंग है ना जी। टिड्डा, कॉकरोच, ये सब क्या है, कीट पतंग है। तो उनका जो शरीर होता है ना उसका अंदर महीन क्या होता है, पाइप होता है। महीन क्या होता है, पाइप होता है, ऐसा पाइप होता है अंदर। आया समझे, ये पाइप अंदर क्या होता है, सभी ऊतक से जुड़ा होता है, और बाहर छिद्र के द्वारा ऐसे खुला रहता है। बाहर क्या होता है, ऐसे छिद्र के द्वारा खुला रहता है। इस छिद्र को बोलते हैं श्वास रंध्र। क्या बोलते हैं, श्वास रंध्र। आया समझे ना। तो कीटों में जो श्वसन होता है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया है क्या, तो ट्रैकिया क्या है, पतली पतली नलिकाएं हैं, पतली पतली नलिकाएं हैं जो शरीर के अंदर फैली हुई रहती है। ठीक ना, शरीर के अंदर जाकर ऊतकों से जुड़ी होती है, प्रत्येक ऊतक से जुड़ी होती है, और बाहर क्या होती है, महीन छिद्र के रूप में खुलती है, जिसको बोलते हैं श्वास रंध्र। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, कीट पतंग जो होते हैं वो सांस लेते हैं। समझ आया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कीटों में श्वसन। कीटों में श्वसन जब पूछा तो ये आपको लिखना है कि कीटों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया क्या होता है, पतला पतला महीन क्या होता है, लंबी नलिकाएं होती है जो पूरे शरीर में फैली होती है, और शरीर के अंदर क्या होता है, ऊतक से जुड़ा होता है, और बाहर शरीर के बाहर क्या होता है, महीन छिद्र के रूप में खुलता है, जिसको बोलते हैं श्वास रंध्र। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये लोग श्वसन करते हैं। तो कीटों में जो श्वसन कैसे होता है ये नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, लेकिन इसे पूछेगा क्या वो हम बताने जा रहे हैं। पूछेगा ये कि कीटों में जो श्वसन होता है वो हीमोग्लोबिन यानी रक्त के माध्यम से क्यों नहीं होता है, रक्त के माध्यम से नहीं होता है। क्यों, जैसे हम लोग में जो श्वसन होता है, हम लोग यहाँ जितने भी जंतु लोग होते हैं, एनिमल लोग होते हैं, हम लोग में जो श्वसन होता है ना वो होता है रक्त के माध्यम से। रक्त माने ब्लड, ब्लड माने खून, है ना। तो रक्त के माध्यम से हम लोग में श्वसन होता है। इसको रुधिर भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्या बोलते हैं, रुधिर। तो हम लोग में श्वसन रुधिर के माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। लेकिन कीटों में रक्त के माध्यम से श्वसन नहीं होता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि इसमें ये नहीं पाया जाता। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी वर्णक, हीमोग्लोबिन क्या एक वर्णक है, प्रोटीन वर्णक है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 अणु को ये क्या करता है, बांधने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा अणु है जो ऑक्सीजन के 4 अणु को बांधने की क्षमता रखता है। तो जब हीमोग्लोबिन इसके रक्त में है ही नहीं तो ऑक्सीजन को पकड़ पाएगा ही इसका रक्त। जब ऑक्सीजन को पकड़ ही नहीं पाएगा तो इसके रक्त के माध्यम से इसमें श्वसन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कीटों में श्वसन रक्त के माध्यम से नहीं होता। क्लियर हुआ, आया समझ। आपको लिखना यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी रंजक, कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। तो जब ऐसा क्षमता है ही नहीं इसलिए उसमें रक्त के माध्यम से श्वसन नहीं होता है, रुधिर के माध्यम से श्वसन नहीं होता है। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं मछलियों में श्वसन।
मछलियों में श्वसन तो आप लोग सबको पता होगा, नहीं मछलियों में श्वसन। अब मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो बच्चा जानता है कि सब मछलियों में श्वसन तो गलफड़ा के द्वारा होता है ना, जिसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स। गिल्स भी बोलते हैं ना, गिल्स के द्वारा होता है। क्या इसमें इंग्लिश में क्लोन भी लिखता है। क्या लिखता है? क्लोन को दिक्कत। तो इंग्लिश तो भी जानना नहीं है, तो बिहार बोर्ड का पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश तो बारे पढ़ाएंगे। तो गिल्स के माध्यम से मछलियों में श्वसन होता है। याद हो गया? मछलियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? गिल्स के माध्यम से। अब इसका आपको वर्णन करना है, थोड़ा सा लंबा चल रखा है, ऐसी एक लाइन में लिख नहीं देना। तो देखिए लिखना क्या है कि प्रत्येक मछली में गिल्स जो होता है वो 2 ग्रुप में पाया जाता है। कितने ग्रुप में ये पाया जाता है? 2 ग्रुप, 2 समूह में पाया जाता है ना? नहीं, दोनों समूह मछली के दोनों होता है कि होता है, और आंख के ठीक पीछे होता है। मछलियों में जो गिल्स होता है वो आंख के ठीक पीछे होता है, सिर के पास होता है ना जी। और 2 ग्रुप में पाया जाता है, और प्रत्येक ग्रुप में बहुत सारे गिल्स जो होते हैं ना सजे हुए रहते हैं, अरेंज रहता है, ठीक है। और गिल्स में क्या होता है? रक्त वाहिनियां पहुंचा हुआ रहता है। गिल्स में जो होता है ना रक्त वाहिनियां पहुंचा हुआ रहता है, ठीक है। तो मछली जो है 24 घंटा पानी में रहता है, तो इसके कारण जो है गिल्स भी है 24 घंटा क्या रहता है? पानी में रहता है। आया समझे ना? मछली जो 24 घंटा पानी में रहता है कि नहीं रहता है? तो गिल्स भी 24 घंटा कहाँ रहा? पानी में रहा। अब पानी में रहा तो गिल्स में क्या है? रक्त वाहिनियां है ना जी। तो रक्त वाहिनियां में क्या होता है ना कि जो ब्लड होता है, ब्लड उसमें क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो विसरण क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया? विसरण क्रिया द्वारा पानी में छोड़ दिया जाता है। आया समझे ना? और पानी का जो ऑक्सीजन है वो विसरण क्रिया द्वारा क्या करता है? रक्त वाहिनियों में चला जाता है। इसके द्वारा ये रक्त में चला जाता है और रक्त से इसे पूरे शरीर में चला जाता है। तो देखें एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, तो इसी को तो बोलते हैं श्वसन। तो मछलियों में श्वसन हो गया। समझ में आया? मछलियों में श्वसन कैसे होता है? कोई दिक्कत? तो मछलियों में श्वसन कैसे होता है? जब भी पूछेगा तो लिखना है कि मछलियों में श्वसन गलफड़ा के माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से होता है। प्रत्येक मछली में 2 ग्रुप में गिल्स पाया जाता है। दोनों ग्रुप क्या होता है? मछली के आंख के ठीक पीछे स्थित होता है ना। प्रत्येक ग्रुप में बहुत सारे गिल्स क्या होते हैं? अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते कि नहीं रहते? व्यवस्थित। अब उस गिल्स में क्या होता है? रक्त वाहिनियां पहुंचा जाता है, तो वो लाल देखने लगता है। गिल्स नहीं देखे, गलफड़ा नहीं देखे, पूरा लाल दिखता है कि नहीं दिखता? तो रक्त वाहिनियां वहां पर मौजूद रहता है, जिसमें रक्त रहता है, ब्लड रहता है, ठीक है। अब 24 घंटा मछली पानी में रहता है, तो उसी कारण से गलफड़ा भी 24 घंटा क्या रहता है? पानी में रहता है, पानी के कांटेक्ट में रहता है, संपर्क में रहता है। जिसके कारण होता क्या कि विसरण क्रिया द्वारा पानी का जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के रक्त वाहिनियों में चला जाता है, और गिल्स के जो रक्त वाहिनियों में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो विसरण क्रिया द्वारा किसमें छोड़ दिया जाता है? पानी में छोड़ दिया जाता है। आया समझे ना? वही पानी में बुलबुला हमको दिखाई देता है, नहीं दिखता है? तो ये इस प्रकार से मछलियों में श्वसन कंप्लीट होता है, श्वसन गैस का आदान प्रदान हो जाता है। समझ में आया? अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? श्वसन और क्या पढ़ेंगे? श्वास। पहले श्वसन क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो श्वसन तो पहले पढ़ लिए क्या होता है। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। सांस लेते हैं तो प्रश्वास बोलते हैं, छोड़ते हैं तो बोलते हैं उच्छ्वास, और दोनों जब मिल जाता है तो कहलाता है श्वासोच्छ्वास। कंप्लीट। सांस लेते हैं तो बोलते हैं प्रश्वास, छोड़ते हैं तो बोलते हैं उच्छ्वास, और दोनों जब मिल जाता है तो क्या बनाता है? श्वासोच्छ्वास। आया? तो ये दोनों को पढ़ना है कि इसके में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो देखिए ये जो आपका है वो जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है। आया समझे? श्वसन जो है जैव रासायनिक क्रिया है, और श्वासोच्छ्वास जो है वो भौतिक क्रिया है। आया? श्वसन है जो जैव रासायनिक क्रिया, श्वासोच्छ्वास है जो भौतिक क्रिया। श्वसन जो है ठीक ना, ये इसकी क्रिया धीमा होता है। क्या होता है? धीमा। इसकी क्रिया क्या होता है? तेज। मतलब श्वसन जो होता है धीमी क्रिया द्वारा होता है, धीमे धीमे होता है, और श्वासोच्छ्वास तेज होता है। कोई दिक्कत? इससे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा इससे मुक्त होता है, बहुत ज्यादा, अधिक ही नहीं बहुत ज्यादा इससे ऊर्जा मुक्त होता है, इससे बहुत कम, इससे बहुत कम ऊर्जा मुक्त होगा। ठीक है। इसके लिए क्या होता है? इसके एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है। किसका? एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है।
एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है, इसमें एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ता। आया समझ ना। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो श्वसन में अंग तंत्र की जरूरत नहीं होती है। अंग तंत्र की जरूरत क्या होता है, नहीं होता है। इसमें अंग तंत्र की जरूरत होता है। कोई दिक्कत, इसमें अंग तंत्र की जरूरत नहीं होता, इसमें अंग तंत्र की जरूरत होता है। तो ये आपको 5 पॉइंट है, दोनों आप में से याद कर लोगे। कोई दिक्कत, तो ये था आपको श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, जो इस लेसन में सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र, वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद पायरुवेट, ये भी बहुत ही खास है। ये दोनों आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो मेरे क्वेश्चन में भी आ चुका था। जब हम 10वां का एग्जाम दिए थे ना, तो मेरे समय में ये क्वेश्चन आ चुका है, पायरुवेट का विखंडन। पायरुवेट का विखंडन मेरे समय में भी आ चुका है, क्या पता आपके समय में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं। इससे पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, इसकी ओर हम लोग पढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मानव श्वसन तंत्र है वो होता क्या है, कौन कौन अंगों से मिलकर बना हुआ है मानव श्वसन तंत्र, ये वर्क कैसे करता है, इसका बनावट क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे इसी टॉपिक में अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र है जो नासिका बेस, श्वास नली यानी ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, बाइकोल्स और फेफड़ा से मिलकर बना हुआ है। आया समझ में, आया कि नहीं आया। जो मानव श्वसन तंत्र है वो नासिका बेस, श्वास नली, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, बाइकोल्स, ठीक है, फेफड़ा, ये सब से मिलकर बना हुआ है। ये शुरू कहां से होता है, नासिका बेसन से शुरू होता है। अब हम भी शुरू करते हैं नासिका बेसन से। तो चलिए शुरू करते हैं। नासिका जो बेसन होता है, ठीक ना, उसमें 2 छिद्र होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, 2 छिद्र होते हैं नासिका बेसन में, और एक अस्थि की बने हुई रक्षा से दोनों अलग होते हैं। नहीं, आप अपना नाक में देखिए 2 छेद है और बीच में एक हड्डी का बना हुआ रचना होगा दीवार जैसा, है कि नहीं है। तो ये नासिका बेसन में 2 छिद्र होते हैं, अंदर बहुत सारा बाल पाया जाता है, और साथ में चिपचिपा एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। कोई दिक्कत, तो अंदर चिपचिपा एक पदार्थ पाया जाता है और साथ में बहुत सारा बाल पाया जाता है। अब इस बाल का काम क्या है और उस चिपचिपा पदार्थ का काम क्या है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, तो हवा में बहुत सारे धूलकण, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं ना, हवा में बहुत सारा धूलकण, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो नाक के जो बाल होते हैं उसको क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। और जो म्यूकस है, नाक के अंदर जो तरल पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, उसमें जो बैक्टीरिया रह गया या धूलकण जो रह गया, उसको अपने में क्या करते हैं, वो चिपका लेते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे फेफड़ों के अंदर क्या होता है, शुद्ध हवा जाता है। आया समझे ना। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, नाक से ही सांस क्यों लेना चाहिए। तो क्योंकि मुंह से सांस लेंगे तो मुंह में कुछ छाने वाला तो है नहीं, तो मुंह से सांस लेंगे तो गंदा हवा अंदर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, धूलकण, बैक्टीरिया सब अंदर चला जाएगा फेफड़ा में। तो जो अंदर जाकर क्या करेगा, इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है। आया समझे ना, अंदर जाके संक्रमण शुरू कर सकता है, जिससे हमें बीमारी भी पकड़ सकता है। ठीक है, और जब नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो गंदगियां है वो क्या होता है, पहले ही छन जाता है, साफ हो जाता है, तो शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। इसलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। और जो नाक से हम सांस लिए तो हवा नासिका बेस से होते होते कहाँ जाता है, ट्रेकिया में जाता है। ठीक है, अब ट्रेकिया में ध्यान से इस तरह से कुछ बनाया है, ये जो बनाया है ना, ये आपका है क्या, ये है उपास्थि का बना वलय या रिंग, इसको रिंग भी बोलते हैं। उपास्थि का बना हुआ क्या है, रिंग है। तो सर इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्यों बना हुआ है। तो देखिए होता क्या है, उपास्थि पहले समझ लीजिए। उपास्थि होता क्या है, उपास्थि एक ऐसा मटेरियल है जो बोन, हड्डी से ज्यादा कोमल होता है और मांस से ज्यादा कठोर होता है। जैसे हमारा जो कान है, कान में भी यही चीज होता है, उपास्थि नहीं होता है। कान में हड्डी नहीं है, हड्डी अंदर होता है, कान के अंदर होता है। ये जो है ये उपास्थि है। देखिए हड्डी से क्या है, मुलायम है, हड्डी से मुलायम है ना, और मांस से क्या है, थोड़ा हार्ड है। तो इसी चीज का बना हुआ ये वलय है। ये करता क्या है काम ना, कि जब इस श्वास नली में, इस ट्रैकिया में हवा नहीं होता है, तो जब हवा नहीं होता है तो क्या होगा, चिपक जाएगा नहीं चिपक जाएगा, तो ये इसको चिपकने नहीं देता है। आया समझे ना, ये इसको चिपकने नहीं देता। ये हवा नहीं रहने पे भी वैसा ही खुला का खुला रह जाता है, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं तो ये पिचक जाएगा, चिपक जाएगा, तो सांस लेने में क्या होगा, तकलीफ होगा। आया समझ में। तो ये श्वास लेने में बहुत सारा क्या होता है, उपास्थि का बना हुआ वलय होता है,
जो उसको चिपकने से बचाते हैं। इसके बाद ये श्वास नली जो है आगे की ओर बढ़कर हमारे छाती के पास ये 2 भागों में बढ़ जाता है। बटा नहीं बटा, जो बोल रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए, तुरंत याद जाएगा। अब फिगर बनाना भी कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम हम बना चुके हैं। आप ये डायग्राम क्या करना, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। अब बाकी इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स फिर से हम बोल रहे हैं कि नोट्स वाला वीडियो पहले ही बनाकर अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से इसका नोट्स लिख सकते हो, ठीक है, वहां से इसका नोट्स लिख सकते हो। साथ में बहुत सारा वहां पर क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी है, वो भी वहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये जो श्वास है ये आगे चल के कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में, और दोनों भाग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस श्वसनी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस श्वसनी। ये दोनों भाग को ब्रोंकस बोलते हैं। प्रत्येक भाग प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करता है। देखिए दोनों भाग दोनों फेफड़े में गया कि नहीं गया। तो सर इसमें ऐसा बना, इसमें ऐसा नहीं होता है। अरे इसमें भी ऐसा होता है, यहाँ पर बनाते तो खिचड़ी बन जाता है ना ज्यादा। नहीं, इस समय एक ही को मैं डायग्राम बनाकर दिखानी, देखो नीट एंड क्लीन साफ रखें। तो दोनों जो श्वसनी है दोनों फेफड़ों में प्रवेश करता है, किया ना प्रवेश। अब ये जो फेफड़ा होता है वो क्या होता है, गुलाबी कलर का क्या होता है, बहुत ही नाजुक रचना होता है, मुलायम रचना होता है, जो हमारे बच्च गुहा के अंदर होता है। फेफड़ों के बारे में जानिए, फेफड़ा क्या होता है, गुलाबी कलर का बहुत ही नाजुक रचना होता है, जो हमारे बच्च गुहा के अंदर होता है। कहाँ पर, बच्च गुहा के अंदर, छाती के अंदर। ये जो हमारा पसली यहाँ पर दिख रहा है ना, रिब केज, जो ये पसली दिख रहा है, पसली के अंदर स्थित होता है ये कौन, फेफड़ा। ये जो पसली इसको बचाने का क्या करता है, काम करता है। बारी जो यहाँ चोट लगेगा ना उससे बचाने का काम कौन करता है, पसलियां, ठीक है। ये जो जिस गुहा में स्थित होता है, ये जो जिस गुहा में स्थित होता है उसको बोलते हैं प्लूरल गुहा। क्या बोलते हैं, प्लूरल गुहा। याद हो गया, फेफड़ा जिस गुहा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल गुहा, ठीक है। प्लूरल गुहा में स्थित होता है। अब इसके अंदर जो श्वसनी है ना वो जाकर बहुत भागों में बढ़ जाता है। देखिए बहुत सारे भागों में बटा नहीं बटा, इसके अंदर जाके श्वसनी भी, फेफड़े के अंदर जाके श्वसनी भी कई भागों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, या हिंदी में बोलते हैं श्वसनिकाएं या श्वसनिकाओं को लेकर श्वसनिकाएं। आया समझ, तो ये श्वसनिकाएं में बढ़ जाता है। और जो प्रत्येक श्वसनिकाएं है वो लास्ट में थैली जैसी रचना में परिवर्तित हो जाता है। देखिए सब में थैला जैसा रचना लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, गुब्बारा जैसा रचना लगा हुआ है ना जी, छोटा छोटा थैला जैसा रचना लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इसमें ये बदल जाता है। इस रचना को बोलते हैं बाइपोस। क्या बोलते हैं, बाइपोस या एल्वियोली, बाइपोस या फिर एल्वियोली या बाइपोस, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहेगा तो घबराइएगा नहीं, इसी को बोलते हैं बाइपोस या एल्वियोली या बाइपोस्टिका। और जो भी श्वसन गैस होता है, बताया ना श्वसन गैस कौन होता है जी, CO2 और O2। इसका जो लेड होता है यही पर होता है, कहाँ पर होता है, यही बाइपोस में। आया समझ ना, ये बाइपोस में ही क्या होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। आया कि नहीं आया, खुद ही कर। तो ये देखने में आप लोगों के इतना ही होता है बाइपोस, इतना ही नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो बाइपोस है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा संख्या में होता है। तो ये क्या आपका श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या बोले मानव श्वसन तंत्र में, कि जो मानव श्वसन तंत्र है, नासिका बेस, ट्रैकिया, फेफड़ा, बाइपोस, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ये सब उसका मुख्य भाग है। ये शुरू कहाँ से होता है, नासिका बेस से। नाक में क्या होता है, बहुत सारे बाल और चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो हम लोग सांस लेते हैं उस वायु में जो भी धूल कण या बैक्टीरिया होता है उसको ये क्या करता है, छानने का काम करता है, छांटने का काम करता है। इसके बाद जो हवा होता है वो कहाँ जाता है, तो ये श्वास लेने में जाता है, ट्रैके में आता है। और ट्रैके में बहुत सारा प्लास्टिक का बना हुआ क्या होता है, रिंग होता है, बलय होता है, जो इसको आपस में चिपकने से बचाता है। ऐसे ना आपस में चिपकने से क्या करता है, इसको बचाता है। अब ये जो श्वास में ट्रैकिया है आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक भाग को बोलते हैं ब्रोंकस या श्वसनी, ठीक है। ये जो ब्रोंकस है वो फेफड़ा में प्रवेश करता है। देखिए दोनों ब्रोंकस दोनों फेफड़ा में प्रवेश किया कि नहीं किया। अब जो फेफड़ा होता है वो गुलाबी कलर का क्या होता है, नाजुक सा रचना है, जो हमारे बच्च गुहा में स्थित होता है, हमारे ये पसलियों के नीचे स्थित होता है। पसली के नीचे है नीचे स्थित, पसलियों के नीचे स्थित होता है। कौन से गुहा में, तो प्लूरल गुहा में। कौन सा गुहा, प्लूरल गुहा, इसी को बोलते हैं बक्ष गुहा। बक्ष गुहा मतलब छाती का गुहा, आया समझ। तो इसी में स्थित होता है। और ये जो फेफड़ा होता है ना, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर बताते हैं, देखिए एक लेयर दिख रहा होगा, दिख रहा है लेयर। ये फेफड़ा जो है, फेफड़े के ऊपर एक लेयर होता है, इस लेयर का नाम है पैराइटल, पैराइटल प्लूरा। क्या नाम है, पैराइटल प्लूरा।
ये फेफड़ा जो होता है, फेफड़े के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन का बना हुआ रचना होता है, झिल्ली का बना हुआ रचना होता है, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये भी फेफड़ा को क्या करता है, चोटों से बचाता है। आया समझ ना। इसके बीच में ये जो बीच में खाली जगह लिखा ना, इसके बीच में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, म्यूकस चिपचिपा चिकना लिक्विड भरा होता है, जो क्या करता है, जो फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है ना, तो इसमें जो घर्षण होता है उसी से फेफड़ा को क्या करता है, बचाता है। आया समझ ना। तो बताइए इसमें जो लिक्विड होता है उसका क्या काम है, तो काम ये कि जो फेफड़ा फैलता है और सिकुड़ता है, सांस लेते हैं तो फैलता है, छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है, तो उसमें कुछ तो घर्षण उत्पन्न होगा, तो कुछ वो जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम कौन करता है, इसके बीच का म्यूकस, इसके बीच का जो लिक्विड चिपचिपा चिकना द्रव्य है ना, वो आ रहा है समझ में। अब ये जो श्वसनी है, फेफड़ा के अंदर जाकर बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और प्रत्येक ब्रोंकियोल्स के सिरे पे क्या होता है, थैला जैसा रचना होता है, जिसको बोलते हैं बाइकोस। और सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ उसका आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। तो ये था आपका श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। अब हम पढ़ेंगे पायरुवेट, तो इसमें कुछ साफ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको साफ करके वापस हम बोलते हैं। क्या है पायरुवेट, क्या है पायरुवेट। पायरुवेट के विखंडन के पद्धति में बताएं कि ये मेरे एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत खास है, एग्जाम के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा खास है, तो इसको आपको सीखना जरूरी है, ठीक ना। कभी कभी इसको आता है कि डायग्राम से समझाइए, तो जब डायग्राम से समझाना रहेगा तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना होगा, इस तरह से क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, कोई दिक्कत। और जब पहले डायग्राम से लिख रही है तो आपको पॉइंट लिखना होगा, पॉइंट नंबर 1 में ये लिख देना होगा, पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना होगा, पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना होगा। अब ये क्या हम लिख दिए, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो पायरुवेट का ग्लूकोज का जब अवायवीय शोषण होता है कोशिका द्रव्य में, तब जाकर बनता है क्या, पायरुवेट। क्या बनता है, पायरुवेट। ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट। अब यहाँ से पायरुवेट का 3 रास्ता है विखंडन का। पायरुवेट 3 तरीके से यहाँ से टूटता है, ठीक ना। पहला तरीका, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट बदल जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा तो होता है, थोड़ा मोड़ा ऊर्जा निकलता है, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और यह क्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, समझ में आया, नहीं आया। पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होता है, बस ये आपको याद रखना। पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक बार अनुपस्थिति पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे अभाव, एक बार पढ़ेंगे उपस्थिति। अनुपस्थिति जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं हो, अभाव जहां ऑक्सीजन हो लेकिन कम हो, ठीक है, और उपस्थिति जहां पर ऑक्सीजन हो, बहुत सारा हो, प्रचुर मात्रा में हो। आया समझ ना। तो चलिए, तो पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और यह क्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट कोशिका में होता है। और इस क्रिया को बोलते हैं किण्वन, जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो किण्वन में क्लियर हो गया, हो गया ना। पूछेगा तो बताइए किण्वन किसे कहते हैं। देखेंगे जब पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक ना, तो उस क्रिया को बोलेंगे किण्वन। और यह क्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में। ये भी पूछा कि किण्वन कहाँ पर होता है, तो ईस्ट में। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में, कमी में, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में किसमें चेंज हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में। किसमें, लैक्टिक अम्ल। आया समझ में। पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। इससे भी क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में किसे बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा में। आया समझे। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या, तो फिर से बोल रहे हैं। पहला पॉइंट पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं हो, और अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये क्रिया कहां पर होता है जी, तो ईस्ट में होता है। इसको क्या बोलते हैं जी, किण्वन बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, किण्वन। अगला, पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका, हमारे मसल्स में किसमें बदल जाता है जी, तो लैक्टिक अम्ल में। किसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल। आया समझ। अगला, पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में किसे बदल जाता है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा में। कोई दिक्कत। अब आपसे बोल रहे थे कि इससे भी एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है कि जब हम लोग लगातार दौड़ते हैं,
या लगातार बहुत सारा व्यायाम कर लेते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? क्रैम्प, जिसको बोलते हैं दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक ना, अकड़न जैसा शुरू हो जाता है। तो ये क्यों होता है? जिसका कारण यही है। होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे मांसपेशियों में जो पाइरुवेट होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। यही लैक्टिक अम्ल जब ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है तो हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। याद हो गया? हमारे मांसपेशियों में क्यों क्रैम्प होता है? लैक्टिक अम्ल के उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है कि जब हम लोग ज्यादा दौड़ते हैं या ज्यादा काम करते हैं तो हम लोग हांफना शुरू कर देते हैं। क्यों? तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग ज्यादा दौड़ेंगे या ज्यादा काम करेंगे तो हमको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब ज्यादा काम करेंगे तो एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगा ना जी। और एनर्जी किससे निकलता है? ऑक्सीजन से। पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन श्वसन जो क्रिया होता है, श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है ना श्वसन की क्रिया में ऊर्जा। और श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हमको ऑक्सीजन चाहिए ना जी। तो ऑक्सीजन हमको ज्यादा चाहिए तो तेजी से सांस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तब ना जब तेजी से सांस लेंगे हम तो ऑक्सीजन हमको ज्यादा मिलेगा, तो हमारे अंदर क्या होगा? जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा। तो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग काम कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग तेजी से सांस लेने लगते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि हम हाँफ रहे हैं। आया समझ में हम लोग क्यों हाँफते हैं? कोई दिक्कत? तो ये था आज का टॉपिक श्वसन। क्या था टॉपिक? जो जैव परिक्रम का था श्वसन। वो इससे आपको बोल देते हैं कि अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स वाला वीडियो हम बना चुके हैं। ये तो बस रिवीजन था। ये क्या है? रिवीजन है। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बाद क्या पढ़ना है हम लोग को? परिवहन। क्या पढ़ेंगे? परिवहन। ये नेक्स्ट वीडियो में हम परिवहन पढ़ेंगे और इसका भी नोट्स वाला वीडियो पहले ही बना चुके हैं, बस इसको लोग रिवाइज करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं परिवहन के साथ। आज के इतना ही। थैंक यू।